आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो आज हम इस विशेष वीडियो में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए विशेष वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें विज्ञान विषय के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है जो बहुत उपयोगी हैं। और इसमें हमने ऑब्जेक्टिव से लेकर शॉर्ट आंसर टाइप और विस्तृत जो प्रश्न हैं उनको संकलित किया है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। तो देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, नीचे दी गई अपक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। यहां सत्य की बजाय असत्य पूछा है। तो देखिए, लेड ऑक्साइड और कार्बन दोनों क्रिया करके लेड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो रहे हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, उनको पढ़ लेते हैं। सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, कभी भी जो राइट हैंड साइड में जो लिखे गए पदार्थ हैं अर्थात जो उत्पाद हैं उनका अपचयन या ऑक्सीकरण नहीं होता है। अर्थात हमें जितना भी ऑक्सीकरण या अपचयन करना है वो बाईं तरफ के पदार्थों का ही लिखना है। तो देखिए, अब यहां पीबी और CO2 ये दोनों क्या हैं, उत्पाद हैं। और उत्पाद का ऑक्सीकरण और अपचयन नहीं होता है। किसका होता है, क्रिया कारकों का, जो बाईं तरफ लिखे होते हैं। तो ऑप्शन ए और बी तो वैसे ही असत्य हो जाएंगे। देखिए, ऑप्शन ए में क्या था, सीसा अपचयित हो रहा है, तो सीसा की बात कर ही नहीं सकते हम। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, इसकी भी बात नहीं कर सकते हम। तो ये ए और बी तो ये तो दोनों असत्य हैं। तो अब देखिए, कार्बन उपचयित हो रहा है। तो अब यहां देखिए, कार्बन में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ठीक है, तो उपचयित होने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का योग। भाई उपचयित मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ये सत्य है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि लेड ऑक्साइड PbO में से ऑक्सीजन निकल रही है। तो ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। इसलिए ये भी सही है। तो अब इसमें पूछा क्या था, कौन सा कथन असत्य है। असत्य कौन कौन से, ए और बी। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी। और ए और बी किसमें सही है भाई, ऑप्शन फर्स्ट में। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, Fe2O3 प्लस ट्वाइस Al और ये क्रिया के पश्चात बना रहे हैं Al2O3 प्लस ट्वाइस ऑफ Fe। ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की। अब तो देखिए, इसमें अपने आप आपको दिख रहा होगा कि Fe की तुलना में एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील है। और जब किसी अपक्रिया में कोई क्रियाकारक अपने से कम क्रियाशील भाग को हटाकर स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है, अर्थात उसको विस्थापित करके स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है, तो ऐसी अपक्रिया को हम विस्थापन अपक्रिया या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो देखिए, एल्युमिनियम ने Fe को विस्थापित कर दिया और Al2O3 बना दिया। ठीक है, तो ये कैसी अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। अब आप कहेंगे द्वय विस्थापन अपक्रिया क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए, द्वय विस्थापन अपक्रिया में दोनों क्रिया कारकों के जो मूलक हैं परस्पर परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात आयनों का स्थानांतरण हो जाता है। तो उसमें तो केवल एक तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसके स्थान पर आ रहा है, इसलिए केवल एकल विस्थापन है, या जिसको हम विस्थापन अपक्रिया ही बोलते हैं। तो अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। देखो, लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर उस पर लालमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जंग लगना। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अब प्रश्न संख्या 4 देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। अवकरण, अवकरण का मतलब अपचयन, अपचयन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है।
ऑक्सीकरण। तो देखिए इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 5वां प्रश्न है, भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, विघटन अभिक्रिया है। तो देखिए इसमें ऑप्शन सी आएगा। और ध्यान रखना कि आप ये मत लगा देना इसमें कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि वो श्वसन है और यहां पूछ क्या रहा है, भोजन का पचना। तो ठीक है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब देखिए छठा प्रश्न देखिए, Zn प्लस CuSO4 जिंक सल्फेट और कॉपर बना रहे हैं इसमें भाई। तो अब ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की, अपने आप देखिए कॉपर की तुलना में, इसको याद रखना है आपको कि कॉपर की तुलना में 3 धातु होती हैं भाई। कौन कौन सी? Fe, Mg, Zn, और इसके अलावा चौथी भी होती है Pb, लेड। ये अधिक क्रियाशील हैं। तो किसी यौगिक में अगर Cu विद्यमान है और अगर Fe, Mg, Zn या Pb से अगर वो क्रिया करेंगे तो ये चारों तत्व इसको विस्थापित कर सकते हैं और विस्थापित करके स्वयं उसके स्थान पर आ जाएंगे। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहां इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि Zn कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर रहा है और स्वयं उसके स्थान पर आकर जिंक सल्फेट बना रहा है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न लौ आग की जो लौ होती है वो कैसी होती है? वो चमकीली ज्वाला होती है भाई। तो ऑप्शन सी सही होगा इसमें। अगर आपको ये प्रायोगिक रूप में देखना है तो मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप मेरे YouTube चैनल पर इसको प्रायोगिक रूप में भी देख सकते हैं। अब 8वां प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर, लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्नांकित में कौन सा यौगिक बनता है? तो देखिए अगर लाल तप्त लोहे पर हम जलवाष्प प्रवाहित करेंगे तो Fe3O4 बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनेगा। तो उसके लिए आपको एक समीकरण याद रखना पड़ेगा। देखिए भाई कि Fe प्लस जलवाष्प H2O अगर हम प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा? Fe3O4। तो देखिए संतुलित करने के लिए O4 लाना है। तो देखिए यहां मुझे 4 का गुणा करना पड़ेगा भाई, ठीक है। और Fe3 है तो 3 का यहां गुणा करना पड़ेगा संतुलित समीकरण करने के लिए। और अब देखिए H2 के कितने रह जाएंगे? 4। तो 4H2, ये संतुलित समीकरण हो गया। तो इन दोनों की क्रिया के फलस्वरूप क्या बना? Fe3O4। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा भाई। 9वां प्रश्न देखिए, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। तत्वों के ऊपर हरी परत तथा चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये तो परिभाषा से ही आप समझ गए होंगे कि ये किसका उदाहरण है भाई? संक्षारण का उदाहरण है, जिसमें जो धात्विक होते हैं वो नमी के कारण या अम्लों के संपर्क के आने के कारण उन पर जंग जैसी स्थिति बन जाती है। जंग का लगना अर्थात संक्षारण। और इसी में आपको ध्यान रखना है कॉपर के ऊपर हरी परत चढ़ती है और चांदी के ऊपर काली परत चढ़ती है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है भाई, कॉपर के ऊपर हरी परत और चांदी के ऊपर काली परत चढ़ती है। ये किसका उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण है। तो अब प्रश्न संख्या हम 10 पर पहुंचते हैं भाई। नाइट्रोजन कम सक्रिय है, अतः इसका उपयोग वसायुक्त पदार्थों के संक्षारण में किया जाता है। देखिए नाइट्रोजन आप जानते हैं अक्रिय गैस है, अर्थात ये क्रियाशील नहीं है, और इसी गुण का उपयोग हम कई जगह करते हैं। जैसे चिप्स की आपने पैकेट देखे होंगे, सबसे पहले चिप्स का जो पैकेट है उसको पैकिंग करने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर की ऑक्सीजन को बाहर निकाल लिया जाता है और उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस उसमें भर दी जाती है, जिससे बहुत लंबे समय तक चिप्स खराब नहीं हो। इसी तरह बल्बों में, जो हमारे जो बल्ब है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब जो जलते हैं, उनमें भी या तो बिल्कुल निर्वात रखा जाता है या हीलियम या नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है, जिससे जैसे ही
धारा प्रवाहित करें और वो बल्ब का फिलामेंट बहुत ज्यादा गर्म हो और प्रकाश दे, तो ऑक्सीजन से संयोग करके वो पिघल नहीं जाए, क्योंकि ऑक्सीजन से अगर वो संयोग कर लेगा, ऑक्सीजन उस समय उपलब्ध हो जाएगी तो वो जल जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बहुत तेजी से ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन का जैसे ही उसको सहयोग मिलेगा वो जल जाएगा। तो वो जले नहीं, इसलिए बल्ब के अंदर निर्वात पैदा किया जाता है या नाइट्रोजन गैस या हीलियम गैस उसमें भर दी जाती है। तो देखिए अगला प्रश्न 11 में देखिए, जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से क्रिया कर भिन्न यौगिक का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए सोचिए इसमें, जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से क्रिया करके भिन्न यौगिक का निर्माण करता है तो यह रासायनिक अभिक्रिया का द्योतक है। भाई जब या तो कोई पदार्थ टूटकर अन्य पदार्थों का निर्माण करे या दो से अधिक तत्व या यौगिक परस्पर क्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करें, तो ये सब रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा भाई। अब देखिए 12वां प्रश्न देखिए, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। तो देखिए समीकरण में लिख देता हूं, लोह चूर्ण अर्थात Fe और इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करें। भाई हम जानते हैं वैसे भी कि धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं भाई, तो सीधी सी बात है क्या बनेगा, FeCl3 फेरिक क्लोराइड बनेगा और H2। अब संतुलित इसको कर लीजिए। देखिए मैं एक साथ कई काम आपको बताता जा रहा हूं, एक तो ये कि मैं इस समीकरण को सीधे लिख सकता था, लेकिन इसको संतुलित करके अब आपको बताऊंगा, तो समीकरण संतुलित करना भी आप साथ साथ में सीखते चलिए भाई। अब देखिए यहां पहले Cl की तरफ देखिए, Cl के कितने हैं भाई, यहां 3 है, तो मैं 3 करूं और यहां H के कितने, 1 है और यहां 2 है। तो ऐसी स्थिति में देखिए बात फंसेगी ना, क्योंकि अगर मैं 3 का गुणा करता हूं तो यहां 3 नहीं होंगे, तो ऐसी स्थिति में यहां एक साइड को 3 आए और एक साइड को 2 आए, तो आप उनको 6 कर लीजिए। और 6 कैसे करूंगा, 6 का यहां कर दीजिए भाई, 6HCl हो जाएंगे। तो FeCl3, तो Cl को बराबर करने के लिए मुझे कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का। अब हाइड्रोजन को मैं भी पूरा करने के लिए थी, हाइड्रोजन के यहाँ 6 है तो 3 का यहां गुणा कर देता हूं और Fe के यहां 2 का गुणा कर देता हूं। अब आप देखेंगे कि बाईं तरफ अर्थात क्रियाकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पादों में भी परमाणुओं की संख्या बराबर है, अर्थात ये समीकरण कैसा है, संतुलित समीकरण है। अब हाँ तो देखिए क्या बनेगा भाई कि हाइड्रोजन गैस बनेगी, हाँ, और आयरन क्लोराइड बनेगा, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। तो 13वां प्रश्न देखिए, लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर क्या बनता है। देखिए अब लेड नाइट्रेट का लिखिए भाई PbNO3 का होल ट्वाइस क्यों लिखा भाई, आप देखिए Pb की संयोजकता होती है +2 और नाइट्रेट की होती है -1, तो यौगिक बनता है तो संयोजकताओं को एक दूसरे के नीचे लिखते हैं ना भाई, क्योंकि एक को लिखा जाएगा Pb के नीचे और 2 को लिखा जाएगा NO3 के नीचे, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है भाई। और पोटेशियम आयोडाइड तो Ki, क्योंकि पोटेशियम की संयोजकता भी 1 है, आयोडीन की भी संयोजकता 1 है, तो Ki हुआ भाई। अब बनेगा तो देखिए इस ये प्लस है +2, ये -1, ये +1, ये -1, तो सीधी सी बात है अब आयनों का आदान प्रदान होगा, अर्थात Pb I के साथ क्रिया करेगी, क्योंकि इसका धनमूलक इसके ऋण मूलक से क्रिया करेगा, अर्थात क्या बन जाएगा PbI2। क्या बना, PbI2। क्यों भाई, Pb की संयोजकता 2 है और आयोडाइड की 1 है माइनस में, और प्लस K किसके साथ, NO3 के साथ, तो KNO3 बनेगा भाई। तो अब इसको संतुलित करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा और 2 का ही मुझे यहाँ कर देता हूं, क्योंकि NO3 के 2 है और NO3 के 2 है, तो PbI2 का पीला अवक्षेप बनता है, लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनेगा यदि लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दिया जाए।
तो इसमें ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो ये देख ध्यान रखना भाई, ये क्या है, पीला अवक्षेप बनता है। और ये किसका उदाहरण भी है भाई, अवक्षेपण अवक्रिया का उदाहरण भी है भाई। जब दो या दो से अधिक अवकारकों को आपस में मिलाया जाए और ऐसा पदार्थ बने जो किसी विलायक में घुलनशील ना हो या जल में घुलनशील ना हो, तो उसको हम अवक्षेप कहते हैं। और अवक्षेप जिस अवक्रिया में बनता है उसको अवक्षेपण अवक्रिया कहते हैं। आगे भी ऐसी कई अवक्रिया आएंगी और तब उसमें आपको बताता चलूंगा भाई। तो आप देखिए 15वां प्रश्न देखिए, Fe के साथ अगर जल क्रिया करे, यहां देखिए Fe के साथ अगर जल क्रिया करे तो Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस बनती है। इस समीकरण में H2O क्या है? अब H2O क्या है भाई, इसमें ऑक्सीकारक है। क्यों है ऑक्सीकारक है? क्योंकि H2O ही ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है Fe के लिए, और अतः ए विल बी करेक्ट वन। तो ए आंसर इसमें सही हो जाएगा। अब संक्षारण का उदाहरण है, अगला प्रश्न देखिए 16वां। संक्षारण का उदाहरण है लोहे में जंग लगना, बिल्कुल सही है भाई। चांदी की वस्तुओं के ऊपर काली परत चढ़ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई चांदी के ऊपर काली परत चढ़ती है और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ती है, तो ये भी सही है। तांबे के बर्तन पर हरे रंग की परत चढ़ना, ये तीनों ही संक्षारण के उदाहरण है। तो इनमें से सभी, ये उत्तर डी हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी। अब देखिए 17वां प्रश्न देखिए, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अवक्रिया का उदाहरण है? तो आप देखिए जैसे पत्तियां रह जाती हैं, गोबर हो, ये वनस्पति हो, और जब ये नमी पाकर सड़ती हैं, इनमें किण्वन की क्रिया होती है और कंपोस्ट जब बनता है, तो ये ऊष्माक्षेपी अवक्रिया का एक उदाहरण है। हम अलग से बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे ऊष्माक्षेपी अवक्रिया की। तो देखिए इसमें बी ऑप्शन विल बी करेक्ट वन। अब देखिए 18वां प्रश्न देखिए, एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद ये देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। तो जांच परख नली में विलयन क्या था? तो देखिए ये प्रयोग आपने देखा था कि यदि हम कॉपर सल्फेट जो नीले रंग का होता है उसमें लोहे की कील डालें, तो हम देखेंगे कि लोहा कॉपर को विस्थापित करके और फेरस सल्फेट बना देता है, जिसके कारण जो कॉपर सल्फेट का नीला विलयन था वो भूरे रंग का हो जाता है। और लोहे की कील पर भी फेरस सल्फेट बनने के कारण, लोहे की कील पर क्योंकि सल्फेट के आयन जमा हो जाते हैं और फेरस सल्फेट बनता है, वो भी लगभग काले रंग की हो जाती है। ठीक है, तो उस परख, अभी प्रश्न पूछ क्या रहा है कि उस परखनली में विलयन किसका था? कॉपर सल्फेट का। ठीक है, देखिए प्रश्न को पढ़ लीजिए, एक जांच परखनली में लिए गए विलयन में लोहे की कील को डुबाया गया। तो जिस विलयन में लोहे की कील को डुबाया गया था वो विलयन किसका था? कॉपर सल्फेट का। ठीक है, तो CuSO4 बिल्कुल सही आंसर होगा भाई। अब देखिए 19वां प्रश्न देखिए, हाँ, कि अवक्रिया CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O किस प्रकार की अविक्रिया है? तो देखिए ध्यान से, सबसे अच्छा तरीका है कि जब ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की साथ कोई पदार्थ क्रिया करे, अर्थात हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का योग हो रहा हो, तो हमेशा ध्यान रखें जब प्लस H2 हो अर्थात हाइड्रोजन जुड़ रही हो तो वो अवक्रिया कहलाएगी अपचयन अवक्रिया। ध्यान रखना भाई। और यदि किसी रासायनिक समीकरण में प्लस O2 हो रहा हो अर्थात ऑक्सीजन जुड़ रही हो, तो वो ऑक्सीकरण की अवक्रिया होगी भाई। तो सीधी सी बात है, यहाँ हाइड्रोजन का योग हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी अवक्रिया है? अपचयन की अवक्रिया है। और आपसे पूछे इसमें अपचयन किसका हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का, CuO का अपचयन हो रहा है। ठीक है भाई, तो CuO का अपचयन हो रहा है। वैसे आंसर, क्योंकि पूछ क्या रहा था किस प्रकार की अवक्रिया है, ये अपचयन अवक्रिया है। देखिए 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अवक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो देखिए
सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH किससे क्रिया करे? जिंक से। तो देखिए Zn से क्रिया करे तो सोडियम जिंकेट बनता है, और जिसका सूत्र क्या होता है? Na2ZnO2। अब तो देखिए इसको Na तो यहां 2 का गुणा कर देते हैं और ZnO2 और प्लस H2। और वैसे आप जानते हैं कि धातुएं अम्लों से और क्षारों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। यहां देखिए ये क्षार है भाई, और ये क्या है? धातु है। तो धातु अम्ल या क्षार से क्रिया करके क्या बनाती हैं? हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। शेष ये क्या है? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। तो ध्यान रखना भाई कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम जिंकेट बनाता है, जिसका जो रासायनिक सूत्र कहें या अणु सूत्र कहें वो क्या है? Na2ZnO2। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए मैं अब पेन का कलर चेंज कर लेता हूं और चलिए इस कलर को यूज करते हैं। 21वां प्रश्न देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाएगी? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, है ना। और प्रकाश रासायनिक, भाई देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के 2-3 उदाहरण आपके यहाँ किताब में दिए गए, ठीक है। कौन कौन से? एक तो आपने देखा होगा कि AgCl जो श्वेत रंग की होती है। कैसे रंग की होती है? श्वेत रंग की होती है। और अगर इस AgCl को किसी चाइना डिश में या प्याली में लेकर सूर्य के प्रकाश में छोड़ दिया जाए, सूर्य के प्रकाश में छोड़ दिया जाए कुछ समय के लिए, तो इसका अपघटन होगा भाई, अर्थात ये वियोजित होगी और Ag+Cl2 में विघटित हो जाएगी। तो संतुलित करने के लिए 2 का गुणा कर देते हैं और यहाँ, और तो ये जो Ag है ये धूसर रंग की होगी। किस रंग की होगी? धूसर या काले रंग की हो जाएगी, मतलब हल्का काला सफेद कलर में बदल जाती है। तो ये क्या कहला, कौन सी अभिक्रिया है भाई? हाँ, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, अर्थात प्रकाश के कारण ये यौगिक अपघटित हो जाता है या वियोजित हो जाता है। आगे पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया में, आप चिंता ना करें, हमारे साथ बने रहें भाई। इसी तरह एक अभिक्रिया और है जो बहुत महत्वपूर्ण कहलाती है, उसी को मैं देखिए यहां लिख देता हूं कि 2AgBr, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ट्वाइस ऑफ Ag+Br2। और इसका उपयोग किस में किया जाता है? फोटोग्राफी में, श्वेत श्याम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है इस अभिक्रिया का। तो इसको अच्छी तरह से आप याद कर लेना। चलिए 22वां प्रश्न देखिए, तांबे की वस्तु, चलो इसको हटा देता हूं। हाँ भाई, तो अब देखिए तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? ये तीसरी बार आ रहा है भाई। ये क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। 22वां प्रश्न भाई। अब 23वें पर पहुंचिए, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? आप जानते हैं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। समीकरण आपको याद है ही कि Zn+H2SO4, ठीक है भाई। और क्या बन जाता है? ZnSO4+H2। दानेदार जस्ता तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब देखिए 24वां प्रश्न देखिए, वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रख दिया जाता है तो यह विकृत गंदी हो जाता है। आप जानते हैं भाई वसायुक्त हो या तेलीय खाद्य पदार्थों, अगर बहुत लंबे समय तक इनको रख दिया जाए तो इनमें इनकी जो गंध है और स्वाद में अंतर आ जाता है, और यही क्या कहलाता है? विकृत गंध जो गुण है वो कहलाता है। इसका कारण क्या है? ऑक्सीडेशन होता है भाई। किसके कारण होता है? ऑक्सीजन के कारण होता है। तो ये क्या हो जाते हैं? उपचयित हो जाना। तो इसमें ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अब देखिए 25वां प्रश्न देखिए, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया? भाई देखिए प्राकृतिक गैस का जो दहन है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आप चिंता न करें, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को हम विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, पर किसमें? जो तुम्हारे
लघुत्तरात्मक प्रश्नों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अपक्रिया को बहुत विस्तृत रूप से मैं आपको ढंग से बताऊंगा। तब तक के लिए आप केवल इतना याद रख लें कि प्राकृतिक गैस का जो दहन है वो किस प्रकार की अपक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। चाहे तो मैं उस समीकरण को, जिसको मैं बाद में भी बताऊंगा, अब और बता देता हूं। प्राकृतिक गैस अर्थात मीथेन जिसको कहते हैं, और ये O2 से जब क्रिया करती है तो भाई क्या बन जाता है, एक तो CO2 बनेगी और H2O प्लस ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा भी निकलती है 880 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है भाई, और इसको संतुलित करूं तो मैं यहां 2 का गुणा और कर देता हूं। अब देखिए, हाँ 2 और 2 4 हो गया। ठीक है, ये प्राकृतिक गैस का दहन है। अब चूंकि यहां ऊष्मा निकल रही है इसलिए कैसी अपक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। अब देखिए 26वां प्रश्न देखिए कि रासायनिक समीकरण में अवकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर होता है। देखिए रासायनिक समीकरण में अवकारकों के कुल भार, ठीक है, यहां कॉमा लगाएं, उत्पाद के कुल भार के बराबर होता है। अर्थात क्रियाकारकों का कुल भार है वो किसके बराबर होना चाहिए, क्रिया के पश्चात बने उत्पादों के भार के बराबर। और ये कब संभव है, जब समीकरण कैसा हो, संतुलित समीकरण हो। रासायनिक समीकरण कैसा हो, संतुलित समीकरण हो, तभी ये संभव है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर इन दैट केस। ठीक है, तो ए जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। भाई अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। 27वां प्रश्न देखिए, पर उससे पहले मैं चेंज कर लेता हूं कलर। देखिए भाई, रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में कौन उपयुक्त नहीं है। रासायनिक समीकरण को उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है, उनमें से कौन सी ये जो है उपयुक्त नहीं है। भौतिक अवस्था का निरूपण करना होता है भाई, भौतिक वो लिक्विड है। आप देखते हैं किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखते समय हम सॉलिड, ठोस है तो सॉलिड S लिख देते हैं, गैस है तो G लिख देते हैं, लिक्विड अवस्था में तो L लिख देते हैं, मतलब द्रव अवस्था में तो भौतिक अवस्था का तो निरूपण करते हैं। ये तो है भाई, और इसमें पूछा है उपयुक्त नहीं है, तो इसका मतलब ये तो हमारा सही नहीं है भाई। ऊष्मा को दर्शाया, ऊष्मा को भी दर्शाया जाता है। ठीक है भाई, अवक्षेप को दर्शाना, अवक्षेप को भी दर्शाया जाता है। सूत्रों को मातृभाषा में नहीं लिखा जाता है भाई, सूत्रों को रासायनिक प्रतीकों के माध्यम से लिखा जाता है। ठीक है, एजी जैसे सिल्वर नाइट्रेट है उसका AgNO3 लिखेंगे, मातृभाषा में नहीं लिखेंगे कि उसको रजत नाइट्रेट या कुछ ऐसा लिख दें। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट है तो उसको AgNO3 लिखा जाएगा। तो इसमें कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन डी, क्योंकि ये उपयुक्त नहीं है भाई। सूत्रों को मातृभाषा में नहीं लिखा जाता, वो तो रासायनिक सूत्रों के माध्यम से ही लिखा जाता है उनको, जो तुम्हारे चाहे लैटिन नाम हो चाहे अन्य भाषाओं से लिए गए हो, है ना। तो 27वां प्रश्न समाप्त भाई। 28वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अपक्रिया को प्रदर्शित करता है। देखिए एकल विस्थापन अपक्रिया के लिए मैंने बताया था, एकल विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है कि कोई क्रियाकारक अपने से कम क्रियाशील भाग को हटाकर स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है। ठीक है, तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है, एकल विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। अब उसके लिए मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे Fe, हाँ ये थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि Fe की छड़ डाली जाए, है ना, तो Cu से अधिक क्रियाशील है कौन, Fe। तो Fe क्या करेगा, Cu को किक करेगा, यहां से हटा देगा और इसके स्थान पर स्वयं आ जाएगा, FeSO4 बन जाएगा और Cu को हटा देगा, भाई तू बाहर निकल यहां से। तो ये अपक्रिया क्या कहलाती है, एकल विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है भाई, हमेशा वैसे भी प्रकृति का नियम है भाई, अपने से कम कोई क्रियाशील होगा तो उसको हटाकर स्वयं दूसरा व्यक्ति उसके स्थान पर आ जाता है। तो ऐसे ही तत्वों में भी होता है, यौगिकों में भी होता है कि अपने से कम क्रियाशील जो भी भाग देगा उसको हटाकर ये मूलक भी स्वयं उसके स्थान पर आ जाते हैं। तो अब देखिए इसमें कौन कौन सा है भाई, तो ABCD इन चारों ऑप्शनों को अगर मैं ध्यान से देखूं, हाँ तो ये है भाई, डी ऑप्शन सही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें AgNO3 विलयन यदि कॉपर से क्रिया करे, क्योंकि
कॉपर Ag की तुलना में अधिक क्रियाशील है ना। सक्रियता श्रेणी को अगर देखेंगे तो Cu इज मोर रिएक्टेंट देन Ag, तो Cu क्या करेगा, इसको हटाएगा भाई, और क्या बनाएगा, CuNO3 का होल ट्वाइस बनाएगा, और भाई ट्वाइस Ag, और संतुलित करने के लिए भाई क्योंकि NO3 का होल ट्वाइस है तो यहां 2 का गुणा कर दिया, Ag के 2 है, ठीक है, क्यूप्रिक नाइट्रेट बनाएगा इस कंडीशन में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है भाई, डी ऑप्शन विल बी सही। तो इसके लिए आप देखिए थोड़ा सा ये कठिन है और जटिल प्रश्न है, इसमें आपको सक्रियता का ध्यान रखना है कि कौन किसके ज्यादा। अब जैसे अगर ये आ जाता प्रश्न आपको, अगर ये दिया हुआ होता कि क्या ऐसा संभव था कि FeSO4 प्लस Cu, तो क्या Cu Fe को हटा पाता, नहीं हटा पाता, क्यों, क्योंकि Fe स्वयं ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा अधिक सक्रिय है, ठीक है, तो ये क्रिया संभव नहीं थी। ठीक, अब चलते हैं हम 29वें प्रश्न की तरफ भाई। अपक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, तो वो कौन सी अपक्रिया कहलाती है भाई, द्वय विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, जैसे उदाहरण में चलो लिख देता हूं, जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से अगर NaCl क्रिया करे भाई, तो देखिए इसको आयनों में विभक्त करता हूं मैं, Ag प्लस NO3 माइनस, ठीक है, इसी तरह Na प्लस Cl माइनस। अब क्या होगा भाई कि Ag इसके ऋणायन से क्रिया करेगा और दूसरे यौगिक का जो धनायन है वो पहले के ऋणायन से क्रिया करेगा, अर्थात क्या बन जाएगा, AgCl का श्वेत अवक्षेप और NaNO3। तो इसमें भाई क्या हुआ, ये श्वेत अवक्षेप है, श्वेत PPT। ये किसका उदाहरण है, द्वय विस्थापन, क्योंकि इसमें दोनों जो क्रियाकारक हैं उन्होंने अपने आयनों का आदान प्रदान कर लिया। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है, द्वय विस्थापन अपक्रिया। इसके और उदाहरण भी हम आगे और देखेंगे। फिलहाल आप यहां देख लिए सिल्वर नाइट्रेट NaCl के साथ क्रिया करके AgCl और NaNO3 इसमें बनाती है भाई। और हाँ भाई, तो देखिए, हाँ, द्वय विस्थापन अपक्रिया को हम ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं कि AB, आप याद रख सकते हैं इस तरह से, प्लस CD, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, इस तरह से आप देख सकते हैं भाई। किसी भी यौगिक के अणुसूत्र में पहला भाग धनायन होता है, दूसरा ऋणायन होता है, तो इसमें क्या बनेगा भाई कि AD, ध्यान रखना भाई, AD बनेगा और CB, क्योंकि पहले धनायन को लिखा जाता है। आप ऐसे मत कर देना कि भाई BC लिख दें, BC लिखने से क्या होगा, ऋणायन पहले लिख जाएगा, धनायन बाद में, तो ऐसा संभव नहीं है। पहले धनायन को लिखा जाएगा, उसके पश्चात ऋणायन को लिखा जाएगा। तो AD प्लस CB, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और उदाहरण देखना चाहें तो जैसे बेरियम क्लोराइड है, चलो इसमें लिख देता हूं, जैसे चलिए बदल लेता हूं ये, चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए जैसे बेरियम क्लोराइड है, BaCl2 की क्रिया अगर सोडियम सल्फेट से हम कराएं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, BaSO4 का श्वेत अपक्षेप प्लस ट्वाइस NaCl बन जाएगा, ये श्वेत PPT बन जाएगा। तो ये भी क्या है भाई, द्वय विस्थापन अपक्रिया है, क्योंकि इसमें प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। सॉरी। अब चलते हैं 30वां प्रश्न भाई। नाइट्रोजन कम सक्रिय है, अतः इसका उपयोग वसायुक्त पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। शायद ये प्रश्न रिपीट हो गया है। अब 31वां प्रश्न देखिए, जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से क्रिया कर भिन्न यौगिक का निर्माण करता है
तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अवक्रिया। बिल्कुल रिपीट हो गया है भाई। अब 32वां प्रश्न देखिए, अम्लीय K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के घोल में सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर घोल का रंग नारंगी से बदलकर कैसा हो जाता है? ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई। तो भाई ये कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। 33वां प्रश्न देखिए, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अवक्रिया है? अभी बताया था शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अवक्रिया है? ऑक्सीकरण अवक्रिया है। तो ये ए ऑप्शन सही होगा भाई, इसमें ए ऑप्शन। अब देखिए 34वां प्रश्न देखिए, अम्ल और क्षार के बीच अवक्रिया होने पर लवण और जल बनते हैं। यह अवक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अवक्रिया कहलाती है भाई। जब देखिए अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो आप देख लीजिए ये द्वैविस्थापन होता है। हमेशा अम्ल और क्षार की जो अवक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? द्वैविस्थापन अवक्रिया। तो आप यहां एक बात याद रख सकते हैं, बहुत पते की बात है, कि अगर अम्ल और क्षार की क्रिया है तो वो उदासीनीकरण क्रिया होगी, साथ में द्वैविस्थापन अवक्रिया भी होगी। तो जैसे उदाहरण ले लेते हैं, अम्ल के रूप में मान लीजिए मैंने HCl ले लिया, और क्षार के रूप में अगर मैं NaOH को लूं तो देखिए क्या बनेगा? NaCl लवण और जल बन जाएगा। अपने आप देख लीजिए, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो इसने ये ले लिया भाई और इसने ये ले लिया, तो बन गया ना। तो उदासीनीकरण जो अवक्रिया है, ठीक है, उदासीनीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। ना तो बनने वाला जो लवण है या पदार्थ है वो अम्लीय गुणधर्म वाला होता है, ना क्षारीय, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अवक्रिया। ठीक है, तो लवण वो जल बन गए भाई। आप अन्य उदाहरण भी लेकर इस क्रिया को लिख सकते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। अब देखिए 35वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। ये धुआं किसका है भाई? तो देखिए लेड नाइट्रेट को लेकर यदि हम परखनली में गर्म करें तो देखिए क्या होगा? उस समीकरण को मैं लिख देता हूं, लेड नाइट्रेट मैंने PbNO3 का होल ट्वाइस और इसको गर्म किया भाई। ठीक है, तो क्या बनेगा भाई? PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। अब ट्वाइस PbO और इसको भी 2 से गुणा कर देता हूं, तो क्या बनता है? ये जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस है ना, ये कैसी होती है? भूरे रंग की धुआं। ये भूरा रंग जो होता है इस नाइट्रस ऑक्साइड के कारण ही होता है। तो लेड नाइट्रेट को जैसे ही हम गर्म करेंगे लेड ऑक्साइड बनेगा भाई, नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगी। लेकिन जो भूरे रंग की जो गैस निकलती हुई परखनली से दिखाई देती है वो नाइट्रस ऑक्साइड गैस के कारण होती है। तो अब प्रश्न को दोबारा पढ़ लीजिए, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। ये धुआं किसका है? NO2 गैस का। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा भाई। अब देखिए 36वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कि CaCO3 CaO प्लस CO2 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट का जो वियोजन है वो 2 यौगिकों में हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कौन सी अवक्रिया है? वियोजन अवक्रिया है। ठीक है, या अपघटन, वियोजन कहें या इसको अपघटन अवक्रिया कहें। देखिए अपघटन अवक्रिया को भी हम विस्तृत रूप में बाद में अध्ययन करेंगे, और चाहे तो मैं यहां बता देता हूं। जैसे अपघटन का मतलब जब कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों में या यौगिकों में विभक्त हो जाता है तो ऐसी अवक्रिया को क्या कहते हैं? हम अपघटन अवक्रिया या वियोजन अवक्रिया कहते हैं। और वियोजन या अपघटन या तो ताप के कारण होगा, या विद्युत धारा के कारण होगा, या प्रकाश के कारण होगा। तो इसी आधार पर अपघटन अवक्रिया को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, तापीय अपघटन अवक्रिया, आयनिक अपघटन अवक्रिया, या विद्युत धारा के कारण जिसको हम कह सकते हैं, और एक प्रकाश
तो देखिए मैं पहले तापीय विद्युत अपघटन की बात करूं या ताप के कारण, जैसे ये उदाहरण था कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं गर्म करूंगा तो सीधी सी बात है CaO प्लस CO2 बनेगा। इसी तरह भाई आप और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोरेट है, इसको अगर मैं गर्म करूं, है ना, तो ये भी पोटेशियम क्लोरेट जो यौगिक है भाई ये टूट जाएगा ट्वाइस KCl प्लस थ्राइस O2 में। इसी तरह पोटेशियम परमैंगनेट को अगर गर्म किया जाए ट्वाइस KMnO4 में, संतुलित समीकरण ही लिख रहा हूं, है ना, और इसको मैं अगर करूं तो देखिए K2MnO2 प्लस MnO2 और प्लस O2, इसमें उत्प्रेरक MnO2 भी मिलाया जाता है। तो ये सब क्या है भाई, तापीय अपघटन के उदाहरण है। इसके अलावा भी जैसे आयनिक अपघटन है, आयन मतलब यदि किसी यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसका विघटन भी हो जाता है। जैसे NaCl है भाई, अब NaCl में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए NaCl के विलयन में तो वो Na प्लस प्लस Cl माइनस 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। तो ये क्या होगा, आयनिक अपघटन कहलाएगा या आयनिक वियोजन कहलाएगा। इसी तरह हम किसी भी यौगिक का वियोजन कर सकते हैं। ठीक है भाई। हाँ भाई देखिए प्रकाशीय अपघटन की चर्चा मैं पहले कर चुका हूं और एक उदाहरण में और आपको बता देता हूं प्रकाशीय अपघटन के लिए कि जैसे सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड को कुछ समय के लिए अगर हम धूप में रख दें या प्रकाश में रख दें तो ये अपक्रिया होगी और अर्थात ये प्रकाश के कारण अपघटित हो जाता है। ये यौगिक जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये अपघटित हो जाता है, इसलिए ये जो रासायनिक अपक्रिया है वो क्या कहलाएगी, प्रकाशीय वियोजन या प्रकाशीय अपघटन अपक्रिया कहलाती है। तो चलिए अब हम चलते हैं 37वें प्रश्न पर। निम्नांकित में से कौन अवकारक है, अवकारक का मतलब अपचायक है। ठीक है भाई, तो कौन सा पदार्थ अपचायक है इसमें, भाई मैंने पहले ही बताया था कि हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। इसका मतलब हाइड्रोजन अगर किसी यौगिक के साथ जुड़ेगी तो वो उसका अपचयन ही करेगी। तो अपचयन के अपचायक के रूप में सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है, ये हाइड्रोजन। तो अपचयन के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है, हाइड्रोजन है भाई। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अब देखिए 38वां प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर भाई, जब पोटेशियम धातु की जल से क्रिया करवाते हैं तब उसका क्या होता है। पोटेशियम की अगर जल से हम क्रिया कराएंगे तो सीधी सी बात है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अर्थात देखिए मैं क्रिया को लिख देता हूं K प्लस H2O, तो क्या बनेगा KOH प्लस H2। ठीक है भाई। अब इसको संतुलित करने के लिए मैं यहां 2 का गुणा कर देता हूं और 2 का यहां गुणा कर देता हूं और इस कड़ी में 2 का गुणा यहां हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो सीधी सी बात है कि पोटेशियम धातु की जब जल से हम क्रिया कराएंगे तो ऑक्सीजन का योग हो रहा है इसमें, और ऑक्सीजन का योग ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ऑक्सीकरण उसका होगा, तो का जो ऑप्शन है वो इसमें सही हो जाएगा भाई। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, सिल्वर ब्रोमाइड का, अर्थात AgBr का। इसमें याद रखना है AgCl का प्रयोग नहीं करते, इसमें सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। किसमें, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो ऑप्शन बी कहें या खा कहें वो इसमें सही हो जाएगा। निम्न में से किसमें संक्षारण नहीं होता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि चांदी, भाई चांदी को अगर वायु में खुला छोड़ दें अर्थात नमी पाकर या अम्लों से क्रिया करके इस पे हरी परत, चांदी पर काली परत चढ़ती है, कॉपर पर हरी परत चढ़ती है, शेष धातुओं पर किसी पे काली किसी अलग अलग रंग की परत चढ़ जाती है, जिसको जंग लगना कहते हैं या संक्षारण कहते हैं। लेकिन क्रोमियम धातु ऐसी है, ध्यान रखना भाई, क्रोमियम धातु ऐसी है जिसमें जंग नहीं लगती। तो ऑप्शन खा सही हो जाएगा। ध्यान रखना, लोहे पर, तांबे पर और चांदी पर जंग लग जाती है, अर्थात एक विशेष प्रकार की परत चढ़ जाती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, संक्षारण कहते हैं। किसके कारण होती है, नमी के कारण होती है या अम्लों के संपर्क के कारण होती है। ठीक है, अब चलते हैं हम 41वें प्रश्न पर। देखिए मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है। देखिए ध्यान रखना भाई, मैग्नीशियम का जो फीता होता है उसको जलाने से पूर्व
रेगमाल से रगड़ कर साफ किया जाता है। क्यों क्यों किया जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम का जो फीता है जब वायु के संपर्क में रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। अगर उसको सीधे ही जलाएंगे तो वो नहीं जलेगा, क्योंकि उस पर ऑक्सीजन की परत भी चढ़ी हुई होती है। तो हम रेगमाल से साफ क्यों करते हैं? उसकी जो परत बनी हुई है ना, उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है, उसको हम खुरच के अलग करते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन बी पड़ी है, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। भाई समीकरण तो आपको याद है ना, Mg+O2 बराबर ट्वाइस MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड की। आगे ना बात ध्यान में। चलिए अगला प्रश्न 42 में देखते हैं। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है, ये कौन सी अपक्रिया है? भाई जिसमें अवक्षेप बन रहा है वो अवक्षेपण अपक्रिया है। और क्रिया थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताई थी, नमक का घोल आप जानते हैं NaCl, और NaCl की क्रिया किससे? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। और आप ये द्वैविस्थापन अपक्रिया है भाई, है ना, NaNO3 बन जाएगा और क्या बन जाएगा? AgCl। और AgCl का क्या होता है? श्वेत अवक्षेप बनता है भाई, व्हाइट PPT। ठीक है, PPT का मतलब अवक्षेप। तो देखिए 43वां प्रश्न, मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम डाइऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा है? और इस ऑक्साइड का रंग होता है उजला, क्योंकि जैसे ही मैग्नीशियम के फीते को जलाते हैं बिल्कुल भूरे रंग का पदार्थ बनता है ना, तो उसका रंग कैसा होता है? उजला होता है बिल्कुल। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा है? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सिल्वर क्लोराइड अर्थात AgCl का जो रंग है वो श्वेत होता है, लेकिन इसको कुछ समय तक यदि सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाए, अर्थात इसको सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाए तो ये वियोजित हो जाता है AgCl, और वियोजित होकर क्या बनाता है? Ag+Cl2, अर्थात सिल्वर और क्लोरीन दोनों अलग अलग पदार्थ बनते हैं भाई। सिल्वर का जो रंग है, Ag का जो रंग है वो धूसर रंग हो जाता है, अर्थात सफेद और काले का मिक्सचर हो जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न। हाँ, तो इसमें ऑप्शन AgCl का रंग कैसा है? श्वेत है भाई। अब 45वां प्रश्न देखिए, फेरस सल्फेट FeSO, ध्यान रखना भाई, FeSO4 का जो रंग है वो कैसा होता है? हरा होता है, ध्यान रखना है। कॉपर सल्फेट CuSO4 का जो रंग है वो नीला होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन की स्थिति आप लोगों की बन जाती है। तो फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? हरा। तो ऑप्शन बी सही होगा भाई। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए 45। चलो इन प्रश्नों का नामांकन में कर देता हूं, 46 और ये 48। तो देखिए 46वां प्रश्न, अगर किसी रासायनिक अपक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए या ऑक्सीजन का घट जाए, तो सीधी सी बात है, देखिए मैंने बताया था ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी यौगिक के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना या ऋणीय आनुपातिक वृद्धि, अर्थात जैसे कोई भी यौगिक है भाई उसमें धनमूलक होंगे और ऋणमूलक होंगे, अगर ऋणीय भाग में आनुपातिक वृद्धि हो जाए, ठीक है, तो वो क्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण की। और इसका विपरीत सोचिए, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना अर्थात ऑक्सीजन की आनुपातिक कमी हो जाए, हाइड्रोजन में वृद्धि हो जाए, तो वो अपचयन का उदाहरण होता है। और वही बात यहां कह रहा है कि हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए या ऑक्सीजन का घट जाए, तो ये किसका प्रतीक है? अपचयन का। तो ऑप्शन सी सही होगा भाई इसमें। 47वां प्रश्न देखिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 तथा H2O से अपना भोजन या ग्लूकोज तैयार करते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में। और ये प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया है। आप जानते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश में CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश रासायनिक अपक्रिया बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा भाई। 48वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सूर्य प्रकाश अपघटित हो जाता है, मतलब कौन सा ऐसा पदार्थ है जो सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है? प्रश्न की भाषा थोड़ी सही कर लीजिए इसमें।
तो ऐसा कौन सा पदार्थ है, मैं थोड़ी देर पहले ही बताया था, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड याद रखना है भाई आपको, दो पदार्थ सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड, ये दोनों पदार्थ कैसे हैं भाई, सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाते हैं अर्थात वियोजित हो जाते हैं। और ये दोनों पदार्थ किस अपक्रिया को याद रखने में सहायक हैं, प्रकाशीय वियोजन। जब जब प्रकाशीय वियोजन या प्रकाश अपघटन अपक्रिया की बात होगी, इन दोनों यौगिकों का जिक्र जरूर आएगा भाई। तो अब देखिए, हाँ 49वां प्रश्न, नम वायु में तांबे की बाहरी सतह पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? आपको पता है तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ती है, सिल्वर पर काले रंग की, ध्यान रखना भाई। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्र अपक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाते हैं। देखिए भाई, आपको पता है कि जो चूना है उसको जैसे ही जल में मिलाते हैं तो ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होती है, बहुत तीव्र ऊष्मा उत्पन्न होती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो अब वैसे देखें हम कि ये यौगिक है भाई और ये भी यौगिक है। जब दो या दो से अधिक यौगिक या तत्व परस्पर क्रिया करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है, संयोजन अपक्रिया। तो अगर अपक्रियाओं के प्रकार के हिसाब से देखा जाए तो ये संयोजन अपक्रिया है, और ऊष्मा के आधार पर देखें तो इसमें ऊष्मा भी बहुत निकलती है। तो ये दोनों अपक्रिया है भाई, संयोजन अपक्रिया भी है और ऊष्माक्षेपी अपक्रिया भी है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, ये इसको आ दे दें भाई नाम, ये बा सा और इसको दा, ठीक है। तो आ और बा अर्थात ये ऊष्मा क्षेपी भी है और संयोजन अपक्रिया भी है। तो इसमें ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये अपक्रिया कैसी है, संयोजन अपक्रिया भी है और ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया भी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 51, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग। अब 50 प्रश्न तक हमारे ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे भाई। अब हम लघुत्तरात्मक या अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की बात करते हैं। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आपको एक क्लू दे दिया कि कोई एक पदार्थ है जिसको हम X से डिनोट कर रहे हैं, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो अब आपको क्या करना है, उस पदार्थ X का नाम और उसका सूत्र लिखना है। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा वो पदार्थ कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो पदार्थ जो X है उसका नाम क्या है भाई, CaO, और इसका नाम मैं लिख देता हूं कैल्शियम ऑक्साइड भाई, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, ऊपर एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ क्रिया क्या। अब आपको पता है सफेदी करने से पहले इस कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझे हुए चूने को जल में घोला जाता है तो तीव्र ऊष्मा उत्सर्जित होती है, अर्थात ये ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होती है। तो देखिए इस अपक्रिया को भी मैं लिखता हूं आपके लिए, CaO में मिलाया हमने जल भाई, तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस बनता है भाई, और साथ में मिलती है ऊष्मा, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये ऊष्मा, ठीक है। तो ये पहले का आंसर और ये दूसरे का आंसर। अब प्रश्न संख्या 52, हल्के हरे रंग के फेरस सल्फेट के क्रिस्टलों को गर्म करने पर क्या होगा। देखिए फेरस सल्फेट का जो रंग है वो हल्का हरा होता है और उसमें 7 अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं, लेकिन जैसे ही उसको गर्म किया जाता है तो एक जो क्रिस्टलन जल है 7H2O वो बाहर निकल जाता है और जो रंग है फेरस सल्फेट का वो भी भूरा हो जाता है या श्वेत हो जाता है। तो वही मैंने देखिए इसमें लिख दिया है कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल से जल निकलने पर वे श्वेत हो जाते हैं, और इसका समीकरण भी लिख दिया है। देखिए कि फेरस सल्फेट जिसका सूत्र है FeSO4.7H2O, गर्म करने तो फेरस सल्फेट श्वेत रूप में प्राप्त होता है, साथ में 7H2O, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, कॉपर से अधिक सक्रिय 3 धातुओं के नाम लिखिए। इसकी मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। कॉपर से अधिक 3 जो सक्रिय धातुओं में कौन कौन सी हैं, Fe,
लोहा जिसको बोलते हैं जिंक और मैग्नीशियम। प्रश्न संख्या 54, H2S प्लस Br2 2HBr प्लस S में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है? तो देखिए अपचयन के लिए आप ध्यान रखें भाई कि अपचयन कैसे मानेंगे हम, किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए, ठीक है, हाइड्रोजन का जुड़ना ही अपचयन का एक प्रतीक है, या ऑक्सीजन निकल जाए भाई। समीकरण को मैं लिख लेता हूं, H2S प्लस Br2 2HBr प्लस S। अब देखिए हमें क्या ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना ये तो होता है अपचयन, और ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ये होता है ऑक्सीकरण। तो अब देखिए यहां कि H2S में से हाइड्रोजन निकलकर क्या बन रहा है भाई, S बन रहा है, ऐसे ही है ना। तो अर्थात H2S का सल्फर में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण पूछता अगर, तो सीधी सी बात हम क्या कहते थे कि H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब इसमें पूछा क्या है, किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है। अब देखिए यहां Br2 यहां अकेला है, और अब यहां Br के साथ अर्थात ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन का संयोग हो गया है और HBr बन रहा है, अर्थात हाइड्रोजन जुड़ रही है, और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, अर्थात Br2 का HBr में क्या हो रहा है, अपचयन। तो सीधी सी बात है अपचयन किसका हो रहा है, Br2 का। ध्यान रहेगी ना बात। तो अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको ध्यान से इसको समझना है, क्योंकि इसमें जितनी भी रासायनिक अपक्रियाएं उन सबकी पुनरावृत्ति हो जाएगी, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और आपको 3 नंबर का अलग से प्रश्न भी आ सकता है, इसकी संभावना सबसे अधिक रहेगी। तो देखिए प्रश्न क्या है, प्रस्तुत अपक्रियाओं के प्रकार को लिखिए, अर्थात हमें बताना है कि ये अपक्रिया किस प्रकार की। इसको उल्टा भी पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि भाई संश्लेषण अपक्रिया का उदाहरण लिखिए, वियोजन अपक्रिया का उदाहरण लिखिए, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण लिखिए, या ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया का उदाहरण लिखिए। तो अब सीधे सीधे हम आते हैं, पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए। सिल्वर नाइट्रेट जल में के साथ संयोग करके या जल की उपस्थिति में क्या बना रही है, Ag प्लस और NO3 माइनस, अर्थात आयनिक विभाजन हो रहा है इसमें। किसी यौगिक के जलीय विलयन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाए और वो आयनों में विभक्त हो जाए तो ऐसी अवक्रिया क्या कहलाती है, आयनिक वियोजन अवक्रिया या आयनिक अपघटन अवक्रिया। तो क्या लिखूंगा भाई इसको मैं, आयनिक वियोजन, आयनिक वियोजन अवक्रिया या आयनिक अपघटन, वियोजन या अपघटन। अब देखिए इसमें देखिए C2H4 प्लस H2, अर्थात ये दोनों निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में और 200 सेंटीग्रेड ताप पर C2H6 अर्थात एथिलीन या एथीन गैस बना रहे हैं। तो ये क्या है भाई, कौन सी अपक्रिया हुई, देखिए जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक परस्पर क्रिया करके किसी एक उत्पाद का निर्माण करें। अब यहां देखिए ये 2 हैं भाई, C2H4 और H2, दोनों मिलकर ये तो यौगिक है भाई और ये तत्व है। तो यौगिक या तत्व परस्पर क्रिया करके एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो ये कौन सी अपक्रिया हुई, संयोजन अपक्रिया। वैसे ध्यान रखना भाई, हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया का उदाहरण भी है ये। किसका है, हाइड्रोजनीकरण का, ठीक है। तो वैसे वो आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए केवल आप क्या लिखेंगे, संयोजन अपक्रिया। ठीक, अगली उस पर चलिए। CH4Cl प्लस Cl2 CH3Cl प्लस HCl। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं कि Cl2 ने क्या किया, हाइड्रोजन का एक परमाणु विस्थापित किया और स्वयं उसके स्थान पर आ गई भाई। यहां देखिए यहां CH4Cl है और यहां क्या हो गया, CH3Cl, ठीक है। तो ये अपक्रिया क्या कहलाएगी, विस्थापन अपक्रिया, या इसको
मतलब डिस्प्लेसमेंट अंग्रेजी में कहें तो, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। अब यहां देखिए NH4Cl को अगर हम गर्म करें तो वो NH3 और HCl में वियोजित हो रहा है। ये क्रिया क्या कहलाएगी? अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। और वो कौन सी? तापीय वियोजन, तापीय वियोजन कहें या अपघटन अभिक्रिया कहें इसको, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है भाई। इसी तरह अब 5वां उदाहरण देखिए कि NH4Cl, NH4 प्लस आयन और Cl माइनस आयनों में विभक्त हो रहा है। तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि जब किसी पदार्थ के या यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो धन मूलक है वो तो कैथोड पर और जो ऋण मूलक है वो एनोड पर अलग हो जाता है। ये आयनिक वियोजन कहलाती है भाई। तो ये आयनिक वियोजन या आयनिक अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन और वियोजन शब्द एक ही है भाई। अब देखिए यहां BaCl2 अर्थात बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट क्रिया करके बेरियम सल्फेट और NaCl बना रहे हैं। तो ये क्या है भाई? ये तो मैं थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं, ये द्वय विस्थापन अभिक्रिया है क्योंकि आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। दोनों मूलक अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहे हैं। देखिए Ba+Cl- Na है ना, ये Na2 है भाई। ये सही बात, तो ये N2 गलत लिख गया है, ये Na2SO4 है, ये Na2SO4 है, ये Na+ और ये SO4 माइनस। तो देखिए BaSO4 बना रहा है और NaCl बना रहा है। ठीक है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? द्वय विस्थापन अभिक्रिया, द्वय विस्थापन अभिक्रिया। यहां देखिए CaCO3 गर्म करने पर CaO और CO2 में वियोजित हो रहा है। तो ये कौन सा है? तापीय अपघटन। ये भी क्या है? तापीय वियोजन या तापीय अपघटन। अब यहां देखिए 2HI गर्म करने पर H2 और I2 में, तो ये भी क्या है? तापीय अपघटन है भाई। ये भी तापीय वियोजन या अपघटन। क्यों? अपघटन अपक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक ताप, विद्युत धारा या प्रकाश के कारण अपने मूल तत्वों या यौगिकों में विभक्त हो जाता है। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है भाई? अपघटन अपक्रिया कहलाती है। ताप के कारण हो तो तापीय वियोजन, धारा के कारण हो तो आयनिक वियोजन और प्रकाश के कारण हो तो प्रकाशिक वियोजन। अब यहां 9वां देखिए, सोडियम और क्लोरीन क्रिया करके NaCl बना रहे हैं। ठीक है। तो दो तत्व क्रिया करके एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्रिया कौन सी कहलाएगी भाई? संयोजन अभिक्रिया। वैसे ही एक बात ध्यान रखना भाई, आपके कोर्स के हिसाब से नहीं, अगर कंपटीशन के हिसाब से देखें तो ये संश्लेषण अभिक्रिया है। ध्यान रखना, संयोजन अभिक्रिया में तो हम ध्यान नहीं रखते हैं भाई। चाहे तत्व क्रिया करें या यौगिक क्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण होना चाहिए। लेकिन जब केवल दो तत्व परस्पर क्रिया करें और एक यौगिक का निर्माण करें तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम? संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है भाई। और एक बात और ध्यान रखना भाई, संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम और है योगात्मक अभिक्रिया। तो जितनी भी अभिक्रिया रही है भाई, चाहे ये दूसरे नंबर की हो संयोजन अभिक्रिया जो मैंने लिखी है, ये भी योगात्मक है। संयोजन और योगात्मक एक ही शब्द हैं। संयोजन अभिक्रिया बोलिए या योगात्मक अभिक्रिया उसको बोलिए। जैसे आप देखिए यहां 10वां प्रश्न आप देखें कि Fe और CuSO4, तो ये तो कई बार आ चुका है भाई। ये कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया है, एकल विस्थापन, क्योंकि Fe Cu की तुलना में अधिक क्रियाशील है। और Fe क्या करेगा? Cu जो उससे कम क्रियाशील है इसको हटाकर स्वयं इसके स्थान पर आ जाएगा और फिर सल्फेट बनाएगा। Cu अलग हटा दिया भाई। तो ये कौन सा है भाई? विस्थापन अभिक्रिया, या इसको एकल विस्थापन अभिक्रिया भी आप कह सकते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम कुछ लघुत्तरात्मक जो प्रश्न हैं उनकी तरफ। तो देखिए इनके आंसर मैंने लिख दिए हैं आपके लिए, जिससे आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से पढ़ सकते हैं भाई। 56वां प्रश्न देखिए, संक्षारण से आप क्या समझते हैं? क्या आप दैनिक जीवन में इनके प्रभावों को देख सकते हैं? बिल्कुल
हम जानते हैं कि लोहे की बनी हुई वस्तुएं चमकीली होती हैं, मतलब लोहे की कहें या धात्विक पदार्थ कहें, जितनी भी उनकी सतह कैसी होती है, चमकदार होती हैं। लेकिन ये वायु में छोड़ दिए जाएं तो वायु की नमी को ग्रहण करके या अम्लों के संपर्क में आकर इनकी जो बाह्य सतह है उस पर रस्ट बन जाती है, अर्थात वो उनमें जंग जैसी स्थिति बन जाती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, देसी भाषा में जंग लगना या साइंस की भाषा में संक्षारण कहते हैं। अधिकतर धातुओं पर काली परत बनती है, लेकिन कॉपर की सतह पर हरा रंग हरे मतलब परत बन जाती है, जबकि सिल्वर है उस पर भी काले रंग की परत बनती है। तो ये क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाता है। और इसको इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, धातु की सतह पर पेंट कर देते हैं। पेंट करने से क्या होता है, जो नमी है या अम्ल है वो धातु की सतह के सीधे संपर्क में नहीं आ पाता है। तो ध्यान रखना भाई, संक्षारण से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उन पर या तो पेंट कर देते हैं या ग्रीस या ऑयल लगा देते हैं। ध्यान रखना इस बात को। अब 57वां प्रश्न देखिए, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में क्यों किया जाता है। भाई देखिए सबसे पहले मैंने आंसर लिख दिया, आप इसको पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेकर, पर मैं इसको विस्तृत रूप में आपको दूसरे रूप में समझाऊं कि देखिए जो बिना बुझा हुआ चूना होता है, तो सबसे पहले तो आप पूछे सर बिना बुझा हुआ चूना बनता कैसे है। भाई कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, जो उसको गर्म किया जाता है CaCO3, इसको गर्म किया जाता है तो CaO अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, वो बनता है, और ये CO2। अब जो CaO अर्थात ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको पानी के साथ गलाया जाता है सबसे पहले, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है भाई। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका उपयोगी दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है, अर्थात इसको ब्रश की सहायता से दीवारों पर किया जाता है। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है भाई CaOH का होल ट्वाइस, ये वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और CaCO3 प्लस H2O बनाता है। तो जो एक कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया है ना, ये कैल्शियम जो कार्बोनेट बन रहा है, ये बना हुआ कैल्शियम कार्बोनेट जो संगमरमर का सूत्र भी है भाई, यही चमकदार होता है। अर्थात जो सफेदी करने के बाद आप देखते हैं कि 2-3 दिन के बाद दीवारें खिल जाती हैं, सफेद हो जाती हैं, वो इसके कारण ही होता है। क्यों, जब हम सफेदी करते हैं तो अर्थात सफेदी किसकी करते हैं भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। ये वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा और क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, लेकिन ये क्रिया बहुत धीमे होती है, तीव्रता से नहीं होती। इसलिए प्राय देखा जाता है कि सफेदी करने के बाद 2-3 दिन के बाद दीवारें एकदम से चमक उठती हैं, वो एकदम से सफेद दिखाई देती हैं। किसके कारण दिखाई देती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बन जाने के कारण। आप इस उत्तर को ढंग से पढ़ लेना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर भाई। प्रकाश अपघटन किसे कहते हैं, तो कई बार आ गया है भाई। अपघटन अपक्रिया क्या है, अपघटन या वियोजन अपक्रिया वह है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। उदाहरण मैं आपको बता ही चुका हूं कि AgCl है भाई। AgCl अगर इसको सूर्य के प्रकाश में हम रख देंगे तो क्या बनेगा, धूसर पदार्थ Ag और Cl2 ये गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी। इस जो ध्यान रखना है भाई, मूल रूप से जो AgCl है वो श्वेत रंग की होती है, लेकिन Ag धूसर रंग की होती है। और इसके अलावा एक उदाहरण और आपको याद रखना है 2AgBr, जो बहुत महत्वपूर्ण है भाई, क्योंकि इसका उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाएगा भाई, ट्वाइस Ag प्लस Br2। तो ये दोनों समीकरण आपको याद रखने हैं भाई। अब 59वां प्रश्न देखिए, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। हमें देखिए ढंग से पढ़ लीजिए इसको, हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, सब जानते हैं। ये ऊर्जा हमें कहां से मिलती है, भोजन से मिलती है। पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। भाई हम जो भी खाते हैं वो बहुत जटिल पदार्थ खाते हैं, और पाचन के समय ये जटिल पदार्थ छोटे छोटे सरल पदार्थों में विभक्त हो जाते हैं।
उदाहरण के लिए हम क्या क्या खा सकते हैं भाई, चावल खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, ब्रेड खा सकते हैं। इन सभी पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट होता है और हमें ऊर्जा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट टूटकर किस में परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। अब ग्लूकोज में परिवर्तित हो गया, अब हम श्वसन के द्वारा कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो ये ग्लूकोज कोशिकाओं से ऑक्सीजन ग्रहण करता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसी का नाम क्या होता है, श्वसन। यही क्रिया क्या कहलाती है, श्वसन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसके लिए आप इस समीकरण को रट लें भाई, C6H12O6 ये किसका है, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का उदाहरण है। ये सूत्र किसका है भाई, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज और ये श्वसन के माध्यम से ग्रहण की गई ऑक्सीजन है, ये मिलके क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम बाहर निकाल देते हैं। साथ में पानी तो बनता ही है और ऊर्जा में मिलती है। तो ध्यान रखना, ऊर्जा भी मिल रही है, अर्थात जो श्वसन है वो क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये आपको याद रखना है, श्वसन अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब देखिए 60वां प्रश्न देखिए, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। तो ध्यान रखने भाई, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनते समय, ध्यान रखना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनते समय ऊष्मा भी उत्सर्जित हो, अर्थात उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित हो, ऊर्जा भी निकले, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण, एक तो यहाँ लिखा हुआ है प्राकृतिक गैस का दहन, अर्थात CH4 जो मीथेन है भाई, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है, साथ में ऊष्मा भी निकलती है। और ऊष्मा भी कितनी निकलती है, चाहे तो आप याद रख सकते हैं 880 किलो कैलोरी प्रति मोल। ठीक है, प्रति मोल कहें या मोल इनवर्स भी लिख सकते हैं, इसके अन्य उदाहरण भी लिख सकते हैं। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण जैसे N2+3H2 अर्थात नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके क्या बनाते हैं, ट्वाइस NH3 अमोनिया गैस बनाते हैं, साथ में 22.4 किलो कैलोरी ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके अलावा और भी है, जैसे कैल्शियम, अभी बताया नहीं ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और जल क्रिया करे और क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, है ना। ये कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे हुए चूने को अगर हम जल के साथ मिलाते हैं ना तो बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है, ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ग्लिसरीन में अगर पोटेशियम परमैंगनेट मिला दें, ग्लिसरीन के साथ थोड़ी सी पोटेशियम परमैंगनेट मिला दें तो बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है, अर्थात वो जलने लग जाता है। तो ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। देखिए इन तीन रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ साथ श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जो थोड़ी देर पहले हमने देखी थी। उसका रासायनिक समीकरण भी आपको याद रखना है। इसके अलावा वनस्पति या साग सब्जियां विघटित होकर कंपोस्ट बनाती हैं और ये प्रक्रिया भी कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो आपको ये याद रखना है। अब बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की। तो देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनते समय ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आप देखते हैं कि जब भी कभी आपने डिओड्रेंट आदि की स्प्रे की होगी और बॉडी से वो टच कर जाती है तो वो ठंडी महसूस होती है। इसके अलावा जो सिरका आपने देखा होगा उस या एसिटिक अम्ल जब भी हमारे शरीर से स्पर्श करता है तो हमें ठंडक सी महसूस होती है। इसके अलावा जो ये क्रिया लिखी हुई है कि N2+O2 इक्वल टू ट्वाइस NO, तो इसमें भी ऊष्मा अवशोषित होती है और ये होती है लगभग 43.2 किलो कैलोरी। ठीक है भाई। शर्करा का जल में विलयन बनना, ये भी ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके अलावा जो AgCl का प्रकाशीय वियोजन हमने देखा था Ag और Cl2 में, वो भी क्या है, एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। आशा है आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अब चलते हैं 61वें प्रश्न पर। अब 61वां प्रश्न है क्या भाई, कि रासायनिक अभिक्रिया के होने को किन प्रेक्षणों के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। हम की प्रश्न क्या पूछ रहा है, हम कैसे जानें
कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलकर क्रिया कर रहे हैं और उनके बीच रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसको हम कैसे पहचानें, कैसे डिटेक्ट करें कि वास्तव में इन पदार्थों के मध्य कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो इसकी पहचान के लिए हमें क्या देखना होगा कि यदि पदार्थों की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ है तो रासायनिक अभिक्रिया मानी जाएगी भाई। ठीक है, पदार्थों का रंग बदल रहा हो तब भी हम मान लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया उन दोनों पदार्थों के बीच में हो रही है, दोनों के या दो से अधिक पदार्थों के बीच। किसी गैस का निकलना, अर्थात जो भी अवकारक क्रिया कर रहे हैं उनकी क्रिया के पश्चात यदि कोई गैस उत्सर्जित हो रही हो तब भी हम मान के चलेंगे कि इनके बीच रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसी तरह यदि अभिक्रिया के समय ताप में परिवर्तन आए तब भी हम मान के चल देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो ध्यान रखना भाई, दो या दो से अधिक अभिकारक या क्रियाकारक जब क्रिया करें तो उनके मध्य रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं हुई, किन बातों के आधार पर हम कह सकते हैं भाई? अवस्था परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, रंग बदला या नहीं बदला, गैस निकली या नहीं निकली, और तापमान में परिवर्तन आया या नहीं आया। तो अब देखिए 62वां प्रश्न हम देखते हैं कि निम्न समीकरणों में एक्स वाई जेड को पहचानिए। अब देखिए पहला है कि यहाँ क्या दिया है कि कॉपर से कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया कर रही है नमी में। तो इस संक्षारण के समय बताया था ना कि धात्विक पदार्थों को यदि वातावरण में खुला छोड़ दिया जाए तो वो वायु की नमी को अवशोषित करके उनके ऊपर एक परत सी जम जाती है जिसको जंग लगना या संक्षारण कहा जाता है भाई। तो उसी का ये है कि इसमें देखिए ध्यान से कि कॉपर Cu से CO2 क्रिया करे और नमी की उपस्थिति, नमी का मतलब भाई आप जानते हैं H2O, तो क्या बनेगा भाई? CuCO3 बनेगा भाई। क्या बनेगा? CuCO3 बनेगा। और देखिए CuCO3 और प्लस H2। ठीक है, तो X को पहचाने तो X का मतलब यहां क्या हो जाएगा भाई? इसलिए X बराबर हो जाएगा CuCO3। ठीक है भाई, ये नंबर 1 हो गया। अब देखिए नंबर 2 देखिए Ag प्लस वाई, तो क्या बन रहा है? Ag2S। क्या बन रहा है? Ag2S बन रहा है। ये कब बनेगा भाई? जब Ag के साथ क्रिया कौन करे? H2S। ठीक है, तो क्या बनेगा? Ag2S प्लस H2। इसका मतलब संतुलित करने के लिए मुझे यहां 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो इसका मतलब y की जगह पे क्या है? H2S। तो y बराबर क्या है? H2S। ठीक है, अब देखिए यहां नंबर 3 समीकरण को देखिए भाई, ये दूसरा हुआ। 3 समीकरण को देखिए कि फेरस सल्फेट को अगर गर्म किया जाए तो इसका जो वियोजन है, तो देखिए इस समीकरण को मैं यहां लिख देता हूं। FeSO4 फेरस सल्फेट को अगर हम टेम्परेचर देंगे या गर्म करेंगे तो इसका वियोजन किस में होगा? Fe2O3 प्लस SO3 और प्लस SO2 में इसका वियोजन होगा। तो सीधी सी बात है, Z के स्थान पर क्या आ जाएगा भाई? तो Z बराबर आ जाएगा SO2। इस रासायनिक समीकरण को आप याद रख लेना। तो XYZ की आंसर हो गए भाई। इसी के साथ हम प्रश्न संख्या 63 पर चलते हैं भाई। निम्न अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखने। देखिए पहला है आयरन की भाप के साथ क्रिया। तो देखिए जब तप्त लोहे पर जल वाष्प की क्रिया कराई जाती है तो Fe3O4 बनता है। तो इसका रासायनिक समीकरण हम पहले भी देख चुके हैं, तो मैं इसको संतुलित रूप में लिख देता हूं 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस ट्वाइस H2, तो Fe3O4 बनता है। अब देखिए दूसरा है सोडियम की जल के साथ क्रिया। तो इसी तरह हम देखिए सोडियम की जल के साथ अगर क्रिया कराएंगे तो हमेशा देखें H2O को आप कैसे तोड़ सकते हैं। देखिए याद रखने का तरीका ये, H2O को आप इस तरह से लिखिए H और OH। अब आप जानते हैं कि सोडियम पे प्लस धनमूलक है और H प्लस और ये OH माइनस, तो सीधी सी बात है Na किसके साथ क्रिया करेगा? दूसरे पदार्थ के ऋणमूलक के साथ क्रिया करेगा। तो क्या बनेगा? NaOH और साथ में H2। ठीक है भाई, अब इसको आप संतुलित कर लीजिए।
तो देखिए ट्वाइस Na और इसमें 2 H2O हो जाएंगे भाई। तो देखिए 2 NaOH, अब ये संतुलित हो गया भाई। अब जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, इसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते ही हैं, सबसे सरल क्रिया है भाई, Zn प्लस H2SO4। तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। वैसे भी आप जानते हैं कि धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करती हैं। तो सीधी सी बात है, H2SO4 अम्ल है, जिंक धातु है, दोनों क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करेंगे। अब देखिए 64वां प्रश्न देखिए, रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो देखिए रेडॉक्स, पहले मैं एक चीज बता देता हूं, रेडॉक्स 2 शब्दों से मिलकर बना है। आप देखिए अगर अंग्रेजी में मैं रेडॉक्स को लिखूं तो रेडॉक्स अर्थात RE से बना रिडक्शन, और ओक्स से बना ऑक्सीडेशन। अर्थात रिडक्शन हम जानते हैं अंग्रेजी किसकी है, अपचयन की, और ये ऑक्सीडेशन नाम से ही पता लग रहा है ऑक्सीकरण की। अर्थात ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की अपक्रियाएं साथ साथ हों, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाएगी। आप किसी अपक्रिया को लेकर देखिए, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, चलिए, जो बहुत आप बहुतायत से लेते हैं, जो सबसे सरल भी है कि CuO प्लस H2, अर्थात कॉपर ऑक्साइड पर यदि हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो भाई क्या बनेगा, Cu प्लस H2O बनता है। अर्थात अब देखिए हम जानते हैं कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इसी तरह हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रही है और कॉपर बच रहा है, तो यहां क्या हो रहा है भाई, CuO का Cu में क्या हो रहा है, अपचयन। क्यों हो रहा है, क्योंकि CuO O का त्याग कर रहा है, ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है, और ऑक्सीजन का त्याग क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक है भाई। इसी तरह H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो H2 का क्या हो रहा है, H2O में ऑक्सीकरण। तो आपने देखा कि जब CuO ने ऑक्सीजन को त्यागा तभी H2 ने उस ऑक्सीजन को ग्रहण किया। इसका मतलब त्यागने पर अपचयन हुआ, ग्रहण करने पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण। अर्थात अगर CuO ऑक्सीजन को नहीं त्यागता तो H2 उसको नहीं ग्रहण कर पाता। इसका मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन की अपक्रियाएं साथ साथ होती हैं, अर्थात ये अलग अलग नहीं हो सकती। इसलिए ऑक्सीकरण और अपचयन की जो अपक्रियाएं वे एक दूसरे की पूरक कहलाती हैं और सम्मिलित रूप में। इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अपक्रिया कहा जाता है। उदाहरण में आपने देखा कि CuO ने जैसे ही O को त्यागा वैसे ही H2 ने उसको ग्रहण कर लिया। CuO द्वारा ऑक्सीजन के त्याग करने के कारण CuO का तो क्या हुआ, अपचयन, और हाइड्रोजन द्वारा उस ऑक्सीजन को ग्रहण करने के कारण उसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। आपको ऑक्सीकरण और अपचयन को ढंग से मैं थोड़ा सा और मैं बताना चाहूंगा भाई, आप ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए इसको मैं हटा देता हूं। तो देखिए आप इस तरह से याद कर सकते हैं। चलिए इसको डिलीट, और अब इस पे आ जाते हैं। देखिए यहां इस तरह से याद करें, यहां मैं लिख देता हूं ऑक्सीकरण, और यहां अपचयन। ऑक्सीकरण को उपचयन भी बोलते हैं भाई, ठीक है, ऑक्सीकरण कहें या उपचयन। अपचयन और उपचयन को ध्यान से समझ लेना। तो देखिए किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, O2 का जुड़ना, ठीक है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इसी तरह H2 का निष्कासन, किसी पदार्थ से H2 निकले भाई, या यौगिक के, जो यौगिक है, अगर कोई यौगिक है ऋणीय भाग में,
जो ऋणीय भाग होता है ना, ऋणीय जो मूलक है, ऋणीय भाग में आनुपातिक वृद्धि, ऋणीय भाग में आनुपातिक वृद्धि क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। अब इसका उल्टा सोच लीजिए भाई कि H2 का जुड़ना अपचयन, ठीक है भाई। नंबर 2, O2 का निष्कासन, अगर किसी यौगिक से ऑक्सीजन निकल रही है तो अपचयन होगा। इसी तरह यौगिक के ऋणीय भाग में कमी आए या कहें धनीय भाग में वृद्धि हो, धनीय भाग में वृद्धि हो तो क्या कहलाएगा? वो अपचयन। अब एक उदाहरण देखिए, अब मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक उदाहरण देखें हम, चलिए कलर और चेंज करता हूं, ये सही नहीं लग रहा है। अब देखिए SnCl2 प्लस Cl2 SnCl4, तो यहां देखिए धनीय भाग Sn है, ऋणीय भाग Cl, तो जहां 1:2 है। धन भाग और ऋणीय भाग की तुलना करते जहां 1:2 है और यहां कितना है? 1:4। तो इस अपक्रिया में ऋणीय भाग में वृद्धि हुई है। तो सीधी सी बात है, ये क्या है? SnCl2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, ठीक है। अब यहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं जुड़ रही है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि SnCl2 का किस में हो रहा है? SnCl4 में ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी तरह अब और देखिए, मैं कहूंगा आपसे भाई कि 2FeCl2 प्लस Cl2 ट्वाइस FeCl3, तो यहां अब इसमें देखिए आप कि यहाँ Fe और Cl, यहाँ Fe धन मूलक है, Cl ऋण मूलक है, यहाँ अनुपात कितना है? 1:2 और यहाँ 1:3 है। तो सीधी सी बात है, इस अपक्रिया में भी क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, अर्थात FeCl2 का FeCl3 में ऑक्सीकरण हो रहा है। और यदि इसी अपक्रिया को उल्टा लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? अपचयन। तो आशा है आपके समझ में आ गई होगी। सीधी सी बात है, जब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसका क्या हो रहा होगा? अपचयन, ठीक है। क्योंकि किसी रासायनिक अपक्रिया में एक पदार्थ का अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो निश्चित है दूसरे का क्या हो रहा होगा? अपचयन। अर्थात केवल ऑक्सीकरण होना या केवल अपचयन होना बिल्कुल असंभव है, दोनों क्रियाएं साथ साथ होंगी। इसीलिए सम्मिलित रूप में इसको क्या कहा जाता है? रेडॉक्स अपक्रिया कहलाता है। समझ में आनी चाहिए आपके। अब चलिए देखिए 66वां प्रश्न देखिए, MnO2 प्लस 4HCl और ये परस्पर क्रिया करके MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 बना रहे हैं। तो अब आप देखिए, यहां देखिए MnO2 से ऑक्सीजन निकल गई, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा? ध्यान रखना भाई, जो क्रिया कारक हैं बाईं तरफ के जो पदार्थ हैं उनका ही ऑक्सीकरण या अपचयन होता है। कभी भी गलती से दाईं तरफ अर्थात उत्पादों का, ये तो उत्पाद हैं, ये क्रिया कारक हैं भाई इधर के, तो उत्पादों का ऑक्सीकरण या अपचयन मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो देखिए MnO2 से ऑक्सीजन निकल रही है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं? MnO2 ना, ऑक्सीजन का त्याग करके, ऑक्सीजन का त्याग कर MnCl2 में परिवर्तित हो रहा है, अतः MnO2 का क्या हो रहा है? इस अपक्रिया में अपचयन हो रहा है, ठीक है भाई। उक्त अपक्रिया में MnO2 का क्या हो रहा है भाई? अपचयन हो रहा है। अब यहां देखिए HCl में, देखिए HCl में यहां Cl का त्याग हो रहा है और ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है भाई, तो इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण, ठीक है भाई। नंबर 2 HCl का H2O में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो देख लिया आपने, एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ, एक का अपचयन हुआ। ऑक्सीकरण कब हुआ? जब दूसरे का अपचयन हो रहा है,
शायद आपको समझ में आ गई होगी। 67वां प्रश्न आप देखिए भाई आपकी स्क्रीन पर, लोहे पर जंग लगना किसे कहते हैं? लोहे की नई वस्तुएं चमकीली होती हैं लेकिन कुछ समय पश्चात नम वायु के संपर्क में आने पर उन पर लालमा युक्त भूरे पदार्थ की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। और मैंने पहले भी बता दिया है आपको कि किसी पदार्थ पर जंग ना लगे इसके लिए या तो उस पर पेंट कर दिया जाता है, या उस पर ग्रीस लगा दी जाती है, या उस पर तेल जैसे पदार्थ लगा दिया जाता है जिससे नमी या अन्य पदार्थ जो नमी युक्त है वो सीधे धात्विक पृष्ठ के संपर्क में न आए। भाई संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? भाई रासायनिक अवक्रिया के पहले अर्थात क्रियाकारक और उसके पश्चात बने उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है, अर्थात उसमें बाईं तरफ और दाईं तरफ किसी भी रासायनिक समीकरण में बाईं तरफ अर्थात क्रियाकारकों में अलग अलग पदार्थों के परमाणु की संख्या और दाईं तरफ अर्थात उत्पादों में भी परमाणु की संख्या कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। और अगर बराबर हैं तो उस स्थिति को क्या कहेंगे? संतुलित समीकरण कहते हैं। अब 69वां प्रश्न देखिए, इसको मैं लिख देता हूं कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों को मिश्रित करने पर दो बार पूछ रहा है, मतलब 3 बार पूछ रहा है, मिश्रित करने पर क्या होगा? तो इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। किस रंग का अवक्षेप बनता है? अवक्षेपित यौगिक का नाम बताइए। इस अपक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यह किस प्रकार की अवक्रिया है? तो देखिए लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों को मिश्रित करने पर पीला रंग का अवक्षेप बनता है, ठीक है। और वो अवक्षेप किसका बनता है? लेड आयोडाइड का, PbI2 का, ठीक है। अब रासायनिक अवक्रिया देख लीजिए, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये किसका सूत्र हुआ? लेड नाइट्रेट का। किसके साथ क्रिया करा रहे हैं? पोटेशियम आयोडाइड के साथ, Ki के साथ। तो क्या बन रहा है? PbI2, है ना। और ये क्या है? लेड आयोडाइड है जिसका पीला अवक्षेप बनता है, और पोटेशियम नाइट्रेट। अवक्षेप आप जानते हैं कि जो जल में नहीं घुले, अर्थात अवक्षेप तलछट के रूप में नीचे जम जाए, तो पीला पीला सा जम जाता है, ठीक है। आप इसको आसानी से करके भी दे सकते हैं। 2 परख नलियां लीजिए, एक में लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन और एक में पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लीजिए। अब एक तीसरी में या दोनों परख नलियों के सॉल्यूशन को आप मिला दीजिए, तो आप देखेंगे कि पीला अवक्षेप बनता है, जो किसका होता है? लेड आयोडाइड का। वैसे ये कौन सी अपक्रिया का उदाहरण है? द्वैव विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है। देख लिए, Pb ने क्रिया किससे की? I से, और पोटेशियम ने किससे? नाइट्रेट से। क्योंकि इसको आप तोड़ सकते हैं, Pb प्लस NO3 माइनस K प्लस और I माइनस, ठीक है। और ये क्या है? द्वैव विस्थापन अवक्रिया है। ये आपने, अब देखिए 70वां प्रश्न देखिए, विस्थापन अवक्रिया किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर होने वाली विस्थापन अवक्रिया का समीकरण लिखिए। तो देखिए विस्थापन अवक्रिया आप जानते हैं, खूब ढंग से मैंने परिभाषा कई बार आपको लिखा दिए, बोल दिया है कि ऐसी अवक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे तत्व को विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अवक्रिया कहलाती है। देखिए हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट को घोल लिया है भाई, है ना, 10 ml के लगभग इसका कॉपर सल्फेट, या जिसको नीला तोता बोलते हैं, उसको विलयन बना लिया है, पानी में घोल लिया है। अब हमने क्या है? 2 कील लिए हैं भाई। अब 2 नहीं, अब हमने क्या है? 1 कील ली है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया। अब उसके पश्चात हमने क्या किया? कील लेकर कॉपर सल्फेट के विलयन में उसको कील को डाल दिया। तो हम देखेंगे कि कॉपर सल्फेट का जो नीला विलयन बना हुआ था उसका रंग धूसर हो गया, सफेद सफेद हो गया, और कील को जब मैंने बाहर निकाला तो वो ऐसी बन जाती। देखो पहले कील ऐसे रंग की थी, अब वो कील ऐसी बन जाती है। क्यों? पहले तो कील लोहे की थी, केवल Fe था। क्रिया के पश्चात कील पर सल्फेट के आयन और आ गए, अर्थात कील बदल गई FeSO4 में, फेरस सल्फेट में बदल गई। इसके कारण कील का रंग भी बदल गया, और जो विलयन पहले कॉपर सल्फेट का था अब FeSO4 का बन गया। क्योंकि इन दोनों के बीच क्रिया क्या हुई? कॉपर सल्फेट का विलयन था भाई, Fe उससे क्रिया, लोहे की कील क्रिया कर रही है, क्या बन गया? FeSO4 बन गया, फेरस सल्फेट। पहले
परख नली में विलयन किसका था? कॉपर सल्फेट का। और अब किसका बन गया है भाई? FeSO4 का। इसलिए वो विलयन सफेद हो जाता है और कॉपर अलग विस्थापित हो जाता है। तो ये क्या है? विस्थापन अपक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को, कॉपर सल्फेट का जो विलयन था उसमें से हटा दिया या विस्थापित कर दिया, अतः ये विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो ज्यादा सक्रिय होता है वो अपने से कम सक्रिय पदार्थ को विस्थापित कर देता है। और मैं पहले ही बता चुका हूं, कॉपर से ज्यादा सक्रिय पदार्थ कौन कौन से? 3-4 धातु आपको पूछ सकता है, कौन कौन सी कॉपर से ज्यादा सक्रिय धातु? Fe है भाई, लोहा अभी देख रहे हैं। इसके अलावा Mg है भाई, ठीक है, Zn है इसके बाद, और Pb है। ये आपको याद रखने भाई। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? बिना बुझे हुए चूने और जल की संयोजन अपक्रिया लिखिए। ऐसी अब देखिए परिभाषा, ऐसी अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अपकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अपक्रिया कहलाती है। अब देखिए मैं यहां लिख देता हूं, चल यहीं लिख दीजिए, बिना बुझे हुए चूने, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड की पानी से अगर हम क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा भाई? CaOH का होल ट्वाइस, जिसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ये बुझा हुआ चूना, और ये बिना बुझा हुआ चूना है भाई। ठीक है, तो इसमें 2 या 2 से अधिक क्रिया कारक हैं भाई। दोनों क्रिया कारक कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात बिना बुझा हुआ चूना और जल क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक ही यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। 2 क्रिया कारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी भाई? संयोजन अपक्रिया। अब 72वां प्रश्न देखिए, वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के ऊष्मीय वियोजन की रासायनिक अपक्रिया लिखिए। ऐसी अपक्रिया जिसमें एकल अपकारक टूटकर छोटे उत्पाद बनाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। अर्थात जब कोई यौगिक ताप के कारण या विद्युत धारा के कारण या प्रकाश के कारण अपने मूल तत्वों में या यौगिकों में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है? अपघटन अपक्रिया कहलाती है या वियोजन अपक्रिया कहलाती है। इसमें पूछ क्या रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट वाली अपक्रिया को, तो आप लिख देंगे भाई, परिभाषा ये लिखी हुई है, सी को याद कर लेना, और समीकरण क्या लिखेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट को यदि गर्म किया जाए तो क्या बनेगा भाई? CaO प्लस CO2। ठीक है, यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट ताप के कारण 2 या 2 से अधिक यौगिकों में विभक्त हो गया, टूट गया या वियोजित हो गया, इसी कारण ये क्या है? वियोजन अपक्रिया। ताप के कारण हुआ, इसलिए तापीय वियोजन का एक उदाहरण है भाई। अब 73वां प्रश्न आ जाइए, विरंजक चूर्ण की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया क्या होती है? ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न है, कॉपर ऑक्साइड की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया का संतुलित समीकरण लिखना है। तीसरा क्या है? सोडियम के एक छोटे टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर क्या होगा? और निम्न में से वह कौन सी धातु है जो गर्म जल से क्रिया करती है लेकिन ठंडे जल से नहीं करती है? तो इसमें 4 प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न आने की संभावना बहुत रहती है इसमें। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम विरंजक चूर्ण, और विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? CaOCl2। इसकी क्रिया किससे करनी है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से, अर्थात 2 HCl से क्रिया करनी है। तो देखो क्या बनेगा? CaCl2 देखो CaCl2 प्लस Cl2 प्लस H2, अर्थात कैल्शियम क्लोराइड के साथ साथ क्लोरीन गैस भी बनती है। आप इसको ढंग से याद कर लेना। दूसरा क्या पूछा था? कॉपर ऑक्साइड अर्थात CuO की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तेजाब जिसको कहते हैं H2SO4 से कराएंगे तो कॉपर सल्फेट बनेगा और पानी बनेगा। CuSO4 से क्रिया करेगा भाई, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। इसका धनमूलक इसके ऋणमूलक से क्रिया करेगा तो कॉपर सल्फेट, और H2 किससे क्रिया करेगा? O से, H2O। ठीक है, तो ये क्रिया हो गई भाई। अब अगला क्या है?
अब देखिए इस प्रश्न में पूछ रहा है कि सोडियम के एक छोटे टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर क्या होता है। अब क्रिया का केवल समीकरण लिखना है। तो देखिए 2C2H5OH ये एथेनॉल का सूत्र है भाई, और इसमें सोडियम अर्थात Na से क्रिया करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है 2C2H5ONa प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। पांचवें प्रश्न में इसने पूछा है कि Na, Mg तथा Fe जो धातु हैं इनमें से कौन सी है जो गर्म जल से क्रिया करती है, ठंडे जल से नहीं। तो भाई देखिए इन तीनों में से Mg धातु केवल गर्म जल से क्रिया करती है, लेकिन ठंडे जल से क्रिया नहीं करती है। तो ध्यान रखना है Mg ही वो धातु है। अब चलते हैं 74वें प्रश्न पर। निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण हमें लिखना है। तो सबसे पहले संक्षारण है भाई। तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। अब इसके उदाहरण आपने कई देख लिए भाई, जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत, तांबे पर हरी परत का चढ़ना, ये सभी संक्षारण के उदाहरण हैं। इसकी हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम विकृत गंधता। देखिए तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थ सामग्री के उपचेत हो जाने पर ये विकृत गंध हो जाते हैं, अर्थात इनके गंध और स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट या प्रतिऑक्सीकारक मिला देते हैं, या वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन या ऑक्सीडेशन की गति धीमी हो जाती है। तो उदाहरण इसकी देखिए नीचे दिए गए हैं, आप अच्छी तरह से इनको जानते हैं। जैसे आलू की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करके या उसके अंदर की ऑक्सीजन को निकाल कर उनको हम काफ़ी लंबे समय तक बचा सकते हैं, अर्थात उनको ऑक्सीडाइज होने से बचा सकते हैं।